तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत का इतिहास। हम आज से इतिहास के बारे में जितना भी बेसिक नॉलेज है वो हम स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारा इतिहास क्या है, जो भारतीय इतिहास है वो हमारा कैसा है और उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था हमारे प्राचीन काल में। तो वही चीज हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है और क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो है प्राचीन भारत। जो हमारा प्राचीन भारत है उस समय क्या हुआ था, कैसे क्या सिस्टम था, तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हो रहा है, जैसे बता रहा है कि प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में क्या हुआ था, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। कहने मतलब हमारा जो प्राचीन काल, जो भारत का जो प्राचीन समय था, वहां पर जो यूनानियों ने थे, जो यूनानी थे, वो हमारे भारत देश को किस नाम से संबोधित करते थे? इंडिया। वो हमारे भारत देश को क्या कहते थे? इंडिया। और वहीं पर जब हमारे मध्यकालीन के जो लेखक थे उन्होंने हमारे भारत देश का क्या नाम दिया? हिंद अथवा हिंदुस्तान। तो जो हमारे यूनानियों थे उन्होंने हमारे भारत को क्या बोला था? इंडिया शब्द से संबोधित करते थे या इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद जो हमारे मध्यकालीन के लेखक जो थे उन्होंने हमारे भारत को क्या कहा? हिंद अथवा हिंदुस्तान। उन्होंने दो नाम दिया था, हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित करते थे। इसके बाद सामान्य परिचय, हमारे जो भारत का उसका सामान्य परिचय क्या है? तो सामान्य परिचय में भारत एक विशाल प्रायद्वीप है। हमारा भारत जो है वो क्या है? एक विशाल बहुत बड़ा प्रायद्वीप है जो तीनों तरफ से कहे से घिरा हुआ, तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जो हमारा भारत है ये एक प्रायद्वीप है जो तीनों तरफ से कहे से घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। इसे आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त और हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत के प्राचीनतम नाम है कि अपने भारत को कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमारे जो भारत के प्राचीन नाम है जैसे आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त और हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो भारत का मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अध्यायी से मिलता है। जो हमारा भारतवर्ष का नाम है वो कहाँ से मिलता है? पाणिनि अध्यायी से। हमारा भारतवर्ष का नाम कहाँ से लिया गया? पाणिनि अध्यायी से। इसके बाद हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्यतः कितने स्रोत हैं? 3। जो हमारा भारत है, भारत का प्राचीन इतिहास जो अध्ययन करते हैं वो 3 स्रोतों के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी के वृत्तांत। तो यहाँ पर जो हमारा प्राचीन भारत इतिहास है उसको कितने भागों से हम जानते हैं? 3 स्रोतों के अकॉर्डिंग हम समझते हैं उसको। तो पहला है साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशियों के वृत्तांत। तो यहाँ पर जो हमारा है पाक इतिहास क्या है? जिस मानव के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे पाक इतिहास या प्रागैतिक इतिहास कहा जाता है। जैसे कहने मतलब कि पाक इतिहास, जिस मनुष्यों के जीवन की जानकारी। तो पाक इतिहास में हमारा क्या आता है? तो पाक इतिहास में कह रहा है कि जिस मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे पाक के इतिहास या प्रागैतिक इतिहास कहा जाता है। कहने का मतलब जो हमारे प्राचीन काल में जो आदि मानव थे तो मतलब उनका कोई लिखित साक्ष्य, मतलब जब तक कोई उनका लिखित साक्ष्य अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमको कैसे क्या पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है, और उनको जानकारी हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो पाक इतिहास में हमारे कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मनुष्य है, अगर उसका लिखित साक्ष्य उसके गुणों के और उसके मतलब बारे में अगर लिखा हुआ वहां पर हमें नहीं मिलेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा पाक इतिहास के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस मानव या मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम पाक इतिहास या प्रागैतिक इतिहास कहते हैं। कहने मतलब हमारे जो मनुष्य है अगर उसके जीवन के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो हमारा पाक इतिहास के अंतर्गत वो आएगा। इसके बाद है औजारों की प्रकृति आधार पर पाक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है।
जो हमारा पाक इतिहास है वो औजारों के प्रकृति के आधार पर, औजार में जो हमारे लोहा लंगड़ जैसे कुल्हाड़ी है, बांका है, बसुला है, ये सब औजार जो हमारे होते हैं तो ये मनुष्य आदिमानव के समय के औजार हैं। तो औजारों की प्रकृति के आधार पर पाक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, इसके बाद हमारा पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या आता है और पूरा पाषाण कैसा है। तो पूरा पाषाण काल जो हमारा है, तो पूरा पाषाण काल में मानव जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। जो हमारा पूरा पाषाण काल था तो उसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए शिकार, जानवरों को मारकर खाना और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। खाने के लिए खादों का प्रयोग, खाने के लिए अपने खाद्य पदार्थों को खोजना और शिकार करके जानवरों को खाना, अपना भोजन बनाना। तो जो हमारा पूरा पाषाण काल था वो जीवोपार्जन के लिए शिकार तथा खाद्य संग्रह पर निर्भर था। कहने मतलब जो नव पाषाण काल के जब आदि मानव थे तो उन्होंने इसमें अपने क्या क्या अपने जीवनोपार्जन के लिए जानवरों का शिकार करने लगे, जानवरों का शिकार करके उनको अपना भोजन बनाते थे और खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। ठीक, इसके बाद हमारा आता मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल हमारा क्या होता है, मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। जो मध्य पाषाण काल के समय जो हमारे औजार प्राप्त हुए थे, आदिमानव से जो औजार प्राप्त हुए थे उनको हम क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल के औजारों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। उनके जो औजार थे उनको किस नाम से जाना जाता था, माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था या उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक, इसके बाद हमारा है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल क्या होता है, तो नव पाषाण काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ। जो हमारा नव पाषाण काल था, जो हम लोग आग जलाते हैं, तो नव पाषाण काल में जो आदिमानव थे उन्होंने आग तथा पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार करना मतलब जैसे हम लोग अब लड़ी बैल अब तो नहीं चलते, बहुत कम हो गए हैं, लेकिन हमारे जो आदिमानव थे उन्होंने ही पहिए का आविष्कार किया था। तभी से लड़ी और बैल जो होते हैं तभी से इनका आविष्कार हुआ था। उन्होंने पहिए का आविष्कार किया और उनको ढकेलने के अकॉर्डिंग उनको लगा कि नहीं इसे हम अपना भारा ढो सकते हैं, तो फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया और धीरे धीरे अपना यातायात का साधन उसको बना लिया, लड़ी बैल को। ठीक, इसी तरह फिर उन्होंने आग की खोज की थी। जब हमारे जैसे हैं ये पत्थर पड़े होते हैं तो लोग ऐसे ऐसे उनको चरकाते हैं, टच करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनसे आग छूटती है। तो उन्हीं से उन्होंने पत्थर की खोज की थी। जो हमारे आदिमानव थे उन्होंने पत्थर से आग की खोज की थी। तो हमारा आदि वो आग और पहिए की खोज किस किस पाषाण काल में हुई थी, नव पाषाण काल में। आग और पहिए की खोज समय कौन से समय में हुई थी, नव पाषाण काल में हुई थी। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आग और पहिए की खोज किस पाषाण काल में हुई थी, तो नव पाषाण काल में आग और पहिए की खोज हुई थी। आग और पहिए का आविष्कार हुआ। इस समय की प्रमुख विशेषताएं खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। इसके अंतर्गत हमें ग्राम्य जीवन मतलब कि गांव का समाज कैसा होता है और वहां पर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कैसे अपनी फसल उगाएंगे और कैसे अपने पेट का पालन करेंगे, तो हमारा सब नव पाषाण काल के ही अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद यहीं तक आपको जितना भी मैंने नॉलेज दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस बार इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक, बाय बाय, गुड बाय।